कुछ चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आम और बेकार सी होती है, पर दूसरों के लिए वही जान से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ऐसी ही एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद कनाडा गई और वहाँ की औरतों को खुद ही ये करते हुए अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो कनाडा में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वो कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। मेरी शादी को महीना भी नहीं हुआ था और मेरे पति ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसको वापस जाना था। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को महीना भी नहीं हुआ था और ये वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ और वो मेरी बात सुनकर कहने लगे कि मेरी मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं यहाँ और नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी मेरी छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, मुझे वापस जाना ही होगा। मेरी आंखें नम हो गई थी। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर अक्षय बाजार चले गए और करीब 10 किलो से भी ज़्यादा आंवला खरीद लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख देना। इतना सारा आंवला देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत सारा है, इससे तो आपके सामान का वजन बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। मेरी बात सुनकर अक्षय हंस पड़े और कहने लगे वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। कनाडा की औरतें आंवला को खरीदने के लिए तड़पती है। कनाडा में हर घर में ये मौजूद होता है। मैं जब भी वापस जाता हूँ इसे ज़रूर लेकर जाता हूँ। अक्षय की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। यहाँ तो हर दुकान पर ही आंवला आमतौर पर मिल जाता है, लेकिन उस वक्त मेरा मतलब आंवला से नहीं बल्कि अक्षय की जुदाई थी। मैंने उसके सामान में आंवला रख दिया। मैंने उनसे कहा जितने जल्दी हो सकेगा मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत ही की थी। इतनी जल्दी विदाई का वक्त भी आ गया। पति के बगैर ससुराल में रहने का तुम सोच सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर अक्षय कहने लगे तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास तो मेरे आंसू को भी ड्रामेबाजी समझ रही थी। उनका कहना था कि मैं भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर अक्षय मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता उनकी माँ फ़ोन पर भी उनसे मेरी बहुत बुराइयाँ करती। मैं इन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि अक्षय मुझे उनके पास बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर मैं खुश हुई। वही मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने अक्षय से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है या नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने साथ 15 किलो आंवला लाने को कहा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि अभी कुछ दिनों पहले तो आप 10 किलो आंवला लेकर गए थे और 15 किलो आंवला तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर से 15 किलो आंवला रखने की वजह से ज़्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतने सारे आंवला का यहाँ कनाडा की औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं कनाडा अपने पति के पास पहुँच गई। एयरपोर्ट पर अक्षय को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि आंवला लेकर आई हो ना। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा आंवला की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से आंवला निकालकर उन्हें दे दिया। उन्होंने रास्ते से आते वक्त वो आंवला किसी को दे दिया और वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वो बहुत प्यार से पेश आए थे। आंवला के बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अक्षय ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने में मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन फिर घर में बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मेरी बात सुनकर अक्षय कहने लगे तुम्हें भला क्या काम मिलेगा, तुम क्या नौकरी करोगी। बहुत सोचने के बाद मैंने अक्षय से कहा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो मैं वही काम कर लेती हूँ। मैंने पड़ोस की औरतों से बात की तो उनकी पहचान से मुझे कुछ औरतों के घर में काम मिल गया। इस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी और हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारतीय थे और उस वक्त मेरी पहचान मेरे काम आई। तो उनकी वजह से कनाडा की औरतों के घर में मुझे खाना पकाने के लिए रख लिया गया। जब अक्षय को मैंने ये बात बताई तो वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने जानबूझकर रोने का नाटक किया ताकि अक्षय मुझे काम करने की इजाज़त दे दे। अक्षय मान गए। मैंने खुशी में उनको गले लगा लिया।
अगले दिन अक्षय जाते हुए कह गए, अगर तुम्हें काम समझ आया तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। उनके जाते ही घर के सारे काम निपटाकर फिर मेरी पड़ोसन के साथ मैं कैनेडियन औरतों के घर चली गई। घर क्या कहे, आलीशान महल था। मैं तो देखकर हैरान रह गई। मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, पर एक अजीब बात है, वहाँ बहुत बड़े डब्बे में ढेर सारे आंवले के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति ने भी तो ढेर सारा आंवला लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया, लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती। अक्षय पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर सोचते सोचते मैंने 2 घंटे में खाना तैयार कर लिया और फिर दूसरे घर काम के लिए चली गई। पर मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी, उसके घर में तो पहले वाली से भी ज़्यादा आंवला रखा हुआ था। आखिर माजरा क्या है? इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाने में थोड़ी देर ही हुई थी कि मेरी दूसरी मालकिन रसोई में आ गई और उसने आंवले के कुछ टुकड़े निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में जाकर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था। मेरा पहला दिन था, मैं कोई सवाल भी नहीं पूछ सकती थी और 5 घंटों में दोनों घरों में खाना पकाकर हो गया था और अक्षय के घर लौटने से पहले ही मैं घर लौट आई थी। खाना बनाने का तो मुझे पहले से ही बहुत शौक था, इसीलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। शाम को अक्षय पूछने लगे कि मुझे किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं हुई ना। मैंने खुश होकर उनको कहा कि नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई और अब हम चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं और आपकी तनख्वाह जमा करके रखेंगे। मेरी बात पर अक्षय हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि मैं उनका बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ। छुट्टी के दिन अक्षय और मैं मॉल में घूमने गए। मैं पहली बार घूमने निकली थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अक्षय ने मुझसे कुछ खरीदारी करवाई और फिर उनका एक दोस्त मिल गया, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की। जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से आई हूँ तो उन्होंने हमें उन दोनों के घर पे खाना खाने के लिए बुला लिया। उन लोगों की बहुत जिद करने पर हमने हाँ कर दी। मैं डिनर के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ आकर पहली बार किसी ने घर खाने पर बुलाया था। अगले दिन हम दोनों उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उनकी बीवी बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत कर रहे थे। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी थी, जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। अक्षय के दोस्त की बीवी का नाम हीना था। वो किचन में जाकर खाने की तैयारी कर रही थी। मैं जाकर उनके साथ खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगे कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखे हुए आंवला पर पड़ गई। मुझे मेरी कैनेडियन मालकिन की याद आ गई। उन्होंने चुपकर आंवले को तेल में भिगोकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। मैं उस दिन मालकिन से कुछ पूछ तो नहीं सकी, पर फिर मैंने सोचा कि मैं हीना से ही पूछ लेती हूँ कि वो इतना सारा आंवला क्यों रखती है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो जल्दी से उठकर खाना परोसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लगा था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो खाना लगाने लगे तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना भी मुझे सही नहीं लगा। हिना ने बहुत मज़ेदार खाना पकाया था। डिनर बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने उससे इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में आंवला की बात ही चलती रही। मेरा गुमसुम चेहरा देखा तो अक्षय पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अक्षय को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों कैनेडियन मालकिन औरतों के घर में आंवला के बड़े बड़े डब्बे देखे थे और हीना के घर में भी बहुत सारे आंवले पड़े हुए थे। मेरी बात सुनकर अक्षय हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाती हो। चलो मैं ही तुम्हें पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे का राज क्या है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे उधर की औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मैं कनाडा आकर पूरी तरह सेट हो गई। अब मुझे इंडिया वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों कैनेडियन मालकिन मेरा ख्याल रखती। खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना नहीं होता। ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और अक्षय दफ्तर से लौटे तो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ और तुम्हें आंवला को तेल में क्यों भिगा के रखते हैं उसका राज बताता हूँ। लेकिन कैनेडियन औरतें ये नहीं चाहती कि ये राज किसी को भी कभी पता चले, क्योंकि आंवला का इस्तेमाल उनके खानदान में पीढ़ियों से चलता आ रहा है और वो उसे अपने तक ही महफूज रखना चाहती है। इसीलिए हीना भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अक्षय की बात सुनकर मुझे परेशानी हुई कि अक्षय कहने लगे कि हर इलाके में अपनी रस्में टोटके होते हैं और इसी तरह हर इलाके के भी टोटके होते हैं। जब से तुम यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती और जो चीज़ें इंडिया में होती है वो यहाँ नहीं होती। इस तरह आंवला का इस्तेमाल इंडिया में बिल्कुल अलग होता है, जबकि कनाडा की औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती है। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता चल जाए
तो हर घर में ये आंवले का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अक्षय ने मुझे आंवला और तेल का एक ऐसा इस्तेमाल बताया जिसे अपने पूरे 22 साल जिंदगी में मैंने आज तक नहीं सुना था। मैंने हैरानी से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? अक्षय कहने लगे, हाँ बिल्कुल, मैं अपने दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई है। ये मेरा वही कनेडियन दोस्त है जिसे मैं इंडिया से पूछकर ही आंवला खरीद कर लाता हूँ और यहाँ महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि ये औरतें पहले खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्हें उनके अपने बूढ़े बुजुर्गों ने सिखाया है। बादाम के तेल में कुछ मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 6 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है। फिर उसमें आंवला पीसकर 2 दिन भिगोया जाता है और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये औरतें हर रात इसे अपनी नाभि और पेट पर लगाती हैं। उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा और सुना है कि यहाँ की जो भी औरतें आंवला वाला तेल इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटे ही पैदा होते हैं। ये बात मेरे लिए अनोखी थी, मगर मुझे समझ नहीं आया था कि औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर अक्षय कहने लगे, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वो टोटका इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने कहा, मुझे तो तेल बनाने का तरीका नहीं आता है, फिर हमें बेटा कैसे होगा? मेरी बात सुनकर अक्षय हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की उम्मीद है, चाहे बेटा हो या बेटी, इस बात की मुझे फिक्र नहीं। अक्षय की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपनी तरफ से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों मालकिन के यहाँ बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया हुआ तेल सच में शानदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी दी थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी भगवान ने मुझे बेटा दे दिया। बेटा या बेटी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसी चलते कई औरतों के घर बर्बाद हुए हैं। क्या आप लोग भी बेटे के लिए ऐसे कोई टोटके का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या बेटा ही ज़रूरी है। अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है? धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।